हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। आज इस नई वीडियो में मैं आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि गुप्तकालीन सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं क्या थी। यानी दोस्तों, गुप्त काल के समय उस सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक दशा कैसी थी, उस स्थिति को आज हम अच्छे से जानेंगे। पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यह हमारा आज का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी, गुप्तकालीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इसी रैंक वाइज होते हैं, ये इसी तरह स्थान पे आते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, बाद में क्षत्रिय, बाद में वैश्य और बाद में शूद्र। तो जो हमारा भारतीय समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। यानी आप इसे समझ सकते हैं कि वर्ग व्यवस्था उस समय तक समाज में आ चुकी थी। समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर था। शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषाधिकारों से प्राप्त थे। तो देखिए, जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से सबसे ऊपर जो स्थान था वो ब्राह्मण का था, और उसे शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे। समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मण के बाद आता है। उन पर ही समाज और देश की रक्षा का कर्तव्य है। तो ब्राह्मण के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं क्षत्रिय, और क्षत्रियों का काम होता है समाज और देश की रक्षा करना। फिर क्षत्रियों के बाद समाज में तीसरे स्थान पर वैश्य आते हैं, जिनका मुख्य कार्य व्यापार और कृषि करना था। मुख्यतः वो व्यापार करते थे, इसी कारण उन्हें वैश्य करा जाता था। और चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र। समाज में शूद्र का स्थान अत्यंत निम्न है, अत्यंत नीचा है। गुप्त काल में शूद्रों को, गुप्त काल से पहले नहीं लेकिन गुप्त काल के अंदर आते आते शूद्रों को व्यापार, कारीगर और कृषिक बनने की अनुमति दे दी गई थी कि वो व्यापार कर सकते हैं, कारीगर बनने का कोई काम कर सकते हैं और कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा विवाह प्रथा। उस समय राजवंशों में अंतरजातीय विवाह होते थे। विधवा विवाह और सती प्रथा का भी प्रचलन था। तो देखिए, जो गुप्त काल समाज था उसमें राजवंशों में उस समय अंतरजातीय विवाह होते थे और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। और उस समय सती प्रथा भी होती थी। सती प्रथा आप लोग जानते हैं कि जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को उसी के साथ चिता पे जला दिया जाता है, क्योंकि लोगों की उस समय मान्यता ये थी कि पति के बिना पत्नी का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है और वो अकेले कैसे जिएगी, कैसे अपना गुजारा करेगी। तो उसे हम सती प्रथा कहते हैं। ये भी उस समय प्रचलित थी। और उस समय ऊंची जाति का पुरुष नीची जाति के स्त्री से भी विवाह कर सकता था। तीसरा पॉइंट है हमारा रहन सहन। उस समय के लोग रहते कैसे थे। अधिकांश जनता का भोजन साधारण तथा सात्विक था। तो दोस्तों, जो जनता थी वहाँ पे उसका भोजन साधारण और सात्विक हुआ करता था। ज़्यादातर लोग वहाँ पे शाकाहारी थे। मांस मदिरा का प्रयोग बेहद कम संख्या में होता था। इससे हमें यह पता चलता है कि गुप्त काल में भी लोगों पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव बना रहा है, क्योंकि लोग जो थे वो ज़्यादातर शाकाहारी थे। फिर यदि हम वस्त्र की बात करें तो साधारण श्रेणी के जो लोग थे वो सूती वस्त्र पहनते थे, और उच्च श्रेणी के जो लोग थे वो रेशम वस्त्र पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को उस समय आभूषणों का बड़ा ही चाव था। दोनों ही उस समय आभूषण पहनते थे। अब हमारा चौथा पॉइंट है मनोरंजन। उस समय लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे। उस समय के समाज में खेलकूद मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आज तो देखिए आपके पास फ़ोन है, टेलीविज़न है, बहुत कुछ है, लेकिन उस समय ये सब नहीं था। उस समय मनोरंजन का प्रमुख साधन खेलकूद था। स्त्री और पुरुष दोनों ही चौपड़ तथा शतरंज मिलकर खेलते थे। नाटक और खेल तमाशे भी उस समय मनोरंजन के साधन माने जाते थे। इसलिए जो नाटक करने वाले लोग थे, खेल तमाशे दिखाने वाले लोग थे, वो गले गले गाँव गाँव घूम घूम के दिखाते रहते थे। गुप्त सम्राटों को शिकार खेलने का भी बहुत शौक था। अक्सर जो गुप्त सम्राट थे वो जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। ये उनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था। अब देखते हैं कि गुप्त काल समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति उस समय संतोषजनक नहीं थी। बाल विवाह का प्रचलन था। तो देखिए दोस्तों, उस समय हमें बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ जो हमें मिले हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि वे ग्रंथ स्त्रियों को शिक्षा देने की अनुमति प्रदान नहीं करते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि औरतों को, स्त्रियों को गुप्त काल में पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। गुप्तकालीन समाज में कुछ सीमा तक पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। कुलीन स्त्रियां घरों से निकलने पर घूंघट अथवा पर्दे का प्रयोग करती थी। तो देखिए दोस्तों,
गुप्तकालीन समाज में पर्दा प्रथा भी चलती थी। जब कुलीन स्त्रियाँ, अच्छे बड़े घरों की औरतें जब बाहर निकलती थी बाहर जाने के लिए, तो वो घूंघट या पर्दे का प्रयोग करती थी। और उस समय जो विधवा महिलाओं की स्थिति थी वो दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि उनसे ब्रह्मचार्य का पालन करवाया जाता था। गुप्तकालीन सांस्कृतिक दशा। अब दोस्तों, ये हमारी सामाजिक स्थिति थी जो हमने पहले पढ़ा कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, मिलजुल के कैसे रहते थे, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी, विवाह प्रथा क्या थी, ये सब था हमारा सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा। और अब हम देखेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक दशा क्या थी, लोगों की संस्कृति क्या थी, लोगों की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी उस समय की। तो गुप्तकाल जो समय है वो सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में साहित्य, कला और विज्ञान की बहुत प्रगति हमें देखने को मिली है। गुप्तकालीन जो सम्राट थे वो उच्च कोटि के साहित्यकार थे, तो वे साहित्य को बढ़ावा भी देते थे। इसी समय संस्कृत भाषा और साहित्य का बहुत विकास हुआ है। गुप्त काल में कालिदास, विशाखदत्त जैसे महान साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने उच्च कोटि के साहित्य की रचना की है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र तथा अशोक घोष ने अमरकोश की रचना भी इसी काल में की थी। तो दोस्तों, पंचतंत्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसी कहानियों का संग्रह है, किसने नहीं पढ़ा, हम सबने बस इसकी कहानियाँ सुनी है, पढ़ी है। तो जो पंचतंत्र था इसकी रचना विष्णु शर्मा ने इसी काल में की थी। जो कालिदास, विशाखदत्त जैसे महान साहित्यकार जिनकी रचनाएं हम आज तक पढ़ते हैं, ये भी गुप्त काल में ही आए थे। ये साहित्य का जो विकास था, साहित्य की उत्तम रचनाएं मैं कहूँगी, ये हमें इसी काल में देखने को मिली है, इसी काल की देन है। इस काल में कला की भी बहुत उन्नति हुई। कला का क्या स्थान था, कला की भी बहुत उन्नति हुई। इस समय के स्तूप, गुफाएं, मंदिर, चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण और हमें बहुत सारी संख्या में देखने को मिलते हैं। सारनाथ का स्तूप है, अजंता की गुफाएं हैं, ये अपनी चित्रकारी के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं और ये इसी गुप्त काल में बनाए गए थे। गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो वास्तुकला के एकदम श्रेष्ठ नमूने, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर आपको मिलेंगे। आप आज भी देखने जाएंगे, खासकर दक्षिण भारत और मध्य भारत की तरफ। और इस काल में नृत्य तथा संगीत कला का स्तर भी बहुत ऊंचा था। अब दोस्तों देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक दशा। गुप्तकालीन समाज में धार्मिक दशा कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी लोगों की उस समय पे और सम्राट की। तो गुप्तकालीन जो सम्राट थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी धर्म को मानने वाले थे, धार्मिक रास्ते पे चलने वाले थे। वैष्णव धर्म गुप्तों का राजधर्म था। तो गुप्तों का राजधर्म क्या था, वो था वैष्णव धर्म। और गुप्त काल में ही वैष्णव, शैव, शाक्त आदि ये जो अलग अलग हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं ये सब विकसित हुए हैं इसी समय में। और आधुनिक हिंदू धर्म की आधारशिला इसी काल में रखी गई थी, इसी काल में दृढ़ हुई। अगला है, जो गुप्त सम्राट थे वो सहिष्णु थे, यानी उनके अंदर दूसरों के धर्म के प्रति टॉलरेंस थी, सहन शक्ति थी। वो दूसरे के धर्म के प्रति, दूसरे के धर्म को अनादर भाव से नहीं देखते थे, उसके दूसरे धर्मों को भी बराबर सम्मान देते थे, उसको बुरी दृष्टि से नहीं देखते थे। लोगों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता थी उस समय पे, लोग जो धर्म चुनना चाहें उसे चुन सकते थे। और इसीलिए हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों का विकास एक समान रूप से हुआ है। पंजाब, मथुरा तथा बंगाल में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। देखिए, पंजाब, मथुरा और बंगाल के जो क्षेत्र थे उसमें बौद्ध धर्म सबसे प्रधान था, जबकि मध्य प्रदेश में यदि हम जाएंगे तो वहाँ पे ब्राह्मण धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।